हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री। तो जहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग में, आप उसके आगे देखते हैं। तो हमारा टॉपिक रहने वाला है डायपोल मूवमेंट। ठीक है, डायपोल मूवमेंट को डिनोट करते हैं हम लोग म्यू से। म्यू इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू आर, और इसकी यूनिट होती है, सॉरी सॉरी, क्यू इंटू आर। इसमें कैलकुलेट करते हैं हम लोग डिबाई में। ठीक है, डिबाई इसकी यूनिट होती है। डायपोल मूवमेंट क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हमें बतानी हो कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं, वो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं। और जो आर होता है ये डिस्टेंस होती है। ठीक है, चार्ज सेपरेशन लिख सकते हैं, चार्ज सेपरेशन, जो भी चार्जेस डेवलप होंगे उनके बीच का सेपरेशन यहाँ से दिया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, अगर हम देखें डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है। जो ये डायपोल मूवमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो म्यू की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, सेंट्रल एटम से लोन पेयर की तरफ। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव से या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है डायरेक्शन। ठीक है, जैसे कि मान के चलते हैं हमारे पास, जैसे एग्जांपल आपको दे रखा है NH3, इस तरीके का शेप होता है N, ये ऐसे H H H, और यहाँ पर है मान लीजिए C, ये लगा हुआ है F, और इसके साथ है H H और H। तो फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखिए हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर है, तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ रहेगी, इस तरीके, यहाँ से पुल करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये डायरेक्शन जाएगी ऊपर। इस तरीके से सिंबल होता है इसका डिफाइन करने का। यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा, हाइड्रोजन से इस तरह से जाएगा, और फ्लोरीन की ज्यादा इधर, तो इस तरीके की यह डायरेक्शन रहती है। मान लीजिए दो तरीके से वेक्टर ऑपरेट हो रहे हैं, यहाँ पर लग रहा है म्यू 1 और इस तरफ लग रहा है म्यू 2, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पर जाएगा, बीच में जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे म्यू रिजल्टेंट। इसकी वैल्यू किस तरीके से डिपेंड करेगी, म्यू रिजल्टेंट इज इक्वल टू होता है आपके पास अंडर रूट के अंदर, ये आपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा हुआ, क्लास 11 का टॉपिक है ये, म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो जो म्यू रिजल्टेंट है, म्यू वेक्टर रिजल्टेंट, ये किस पर डिपेंड करता है, कॉस थीटा के रूट पर डिपेंड कर रहा है। और हमें पता है कॉस थीटा की वैल्यू यूनिवर्सली चलती है, यानी कि अगर एंगल कम रहेगा तो वैल्यू ज्यादा रहेंगी। तो हम लोग ये लिख सकते हैं जो म्यू की वैल्यू डिपेंड करती है 1/थीटा। ये हम लोग करेक्ट रिलेशन तो नहीं है, बट हमारे जो क्वेश्चन है उससे बन जाएंगे। ठीक है, इसी के हिसाब से हम लोग आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल मैंने यहाँ ड्रॉ किया, देखिए इस तरीके से बना हुआ है, ये बेंजीन रिंग है, इस पर यहाँ पर लगा है CH3। ठीक इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, हमारे पास दूसरा एग्जांपल है ना, यहाँ ऊपर लगा है CH3, इधर है CH3, और यहाँ पर है CH3। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, इस तरीके से एग्जांपल बना हुआ है, ये लगा है CH3, इधर है CH3, और इधर है CH3। एग्जांपल्स और है इसमें, ये बना है O, और ऊपर लगा है CH3, और यहाँ पर लगा है CH3, और लास्ट हमारे पास ये बन जाता है CH3 और CH3। अब देखिए यहाँ पर अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें, डायपोल मोमेंट किस किस पर डिपेंड करता है, हम लोगों ने देखा था म्यू इज इक्वल टू होता है हमारे पास क्यू इंटू आर। आर का मतलब क्या होता है, या क्यू के मतलब होता है चार्ज सेपरेशन, क्यू का मतलब होता है जो भी चार्जेस डेवलप होंगे। अब सभी में ग्रुप एक जैसे लगे, इसका मतलब चार्जेस के बेसिस पर तो आंसर नहीं दे सकते हैं, तो म्यू हम लोग डायरेक्टली बताएंगे, आर के बेसिस पर बताया जाएगा म्यू कैसा वेरी करेगा। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट इसको हम नेमिंग करते हैं, ये ए मान लीजिए, बी, सी, डी, और ये ई। तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसमें होने वाला है, हमें पता है एंगल के हिसाब से हमें देखना है ना, यहाँ डिस्टेंस में देखिए, या फिर आप एंगल के हिसाब से देख सकते हैं। पिछली बार हम लोग या पिछली स्लाइड में हम लोग ने देखा था, जो म्यू होता है वो एंगल के हिसाब से कन्वर्ट करता है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे ये वाला एंगल, अच्छा यहाँ पर CH3 और लगा हुआ है नीचे, एक मिनट रुकिए, इसको रख कर देते हैं। ये CH3 एक ग्रुप और लगा हुआ है। हमें सिर्फ क्या करना है, जो भी ग्रुप अटैच है उनके बीच में बस एंगल्स आपको देख लेने हैं, और कुछ नहीं करना है इसमें। जितना कम एंगल होगा उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा। अब एंगल कम कहाँ पर होगा वो देखिए, जैसे कि अगर हम इस वाले पार्ट को देखें, तो यहाँ पर आप देखो, इसको आगे बढ़ाओगे, इसको आगे बढ़ाओगे, तो इन दोनों के बीच में देखो कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। अच्छा यहाँ से भी देख लो, ये भी एंगल 60 डिग्री ही बन रहा है। ठीक है, तो सबसे कम एंगल यहाँ पर इनके बीच में देखो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एंगल बनेगा 180 डिग्री। यहाँ मैंने 60 दिखा दिया। इन दोनों के बीच में देखेंगे, जैसे इसको इस तरफ से लेके आएंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो ये वाला एंगल बन रहा है 120 डिग्री। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो ये इस तरीके से जाएंगे डायरेक्शन, तो ये एंगल क्या बनेगा 120 डिग्री। कहाँ से कहाँ तक जाती है डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव टू इलेक्ट्रो नेगेटिव।
ठीक है, CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करता है, तो ये इस तरीके से एरो जाएगा, यहाँ से इस तरफ जाएगा अंदर की तरफ। ऐसा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एरो इस तरीके से आएंगी, एंगल हमारे पास है तो यहाँ पर 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो 60 डिग्री है वो आगे आ जाएंगे। अब 60 डिग्री में कौन कौन से बन रहा है, एक तो बी बन रहा है और एक ई बन रहा है। बी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों एंगल सेम है, लेकिन क्योंकि दो ग्रुप लगे हुए हैं तो यहाँ डायपोल मोमेंट ज्यादा क्रिएट होगा, तो बी का सबसे हाईएस्ट डायपोल मोमेंट होगा क्योंकि एंगल सबसे कम है। फिर हमारे पास ई आ जाएगा और फिर हमारे पास डी आएगा क्योंकि डी में 120 है। अब इसके बाद जैसे ही हम सी की तरफ देखेंगे तो सी में 180 डिग्री हो गया, कॉस 180 डिग्री आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो वहां से डायपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा। चाहे इसकी बात करें यानी कि ए पार्ट की अगर हम बात कर लें या फिर हम सी पार्ट की बात कर लें। ठीक है, इस सी पार्ट में आपका देखिए क्या होगा, रिजल्टेंट आपका बन जाएगा। जैसे हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप, इसको मैं पूरा रफ करता हूँ पहले। इस तरीके से मॉलिक्यूल बना हुआ है, ऊपर है CH3 ग्रुप एक लगा है, एक यहाँ CH3 ग्रुप है और एक यहाँ CH3 ग्रुप। अगर आप इन दोनों को रिजल्टेंट बनाएंगे, मान लो इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, तो इनका रिजल्टेंट की क्या बन रहा है, 120। जो भी एंगल बन रहा है यहाँ पर रिजल्टेंट जाएगा इनका। अब इनका रिजल्टेंट किससे कैंसिल हो जाएगा, इससे। ठीक है, तो इनके डायरेक्शन से कैंसिल हो जाएगा तो उसकी वैल्यू भी जीरो आने वाली। तो कहने का मतलब जो भी सी है और ए है इन दोनों की डायरेक्शन इक्वल टू जीरो आ जाएगी, या सॉरी डायपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक स्टेटमेंट देखेंगे, मॉलिक्यूल्स हैविंग हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम sp3 टू sp2, sp टू sp3d। जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे जिनकी हाइब्रिडाइजेशन sp से sp3 है, उनका डायपोल मोमेंट क्या होगा, म्यू की वैल्यू जीरो होगी, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, इफ दे आर परफेक्टली सिमेट्रिक। अगर वो मॉलिक्यूल कैसे होंगे, परफेक्टली सिमेट्रिक होंगे। परफेक्टली सिमेट्रिक का मतलब क्या है, किसी मॉलिक्यूल को हम लोग परफेक्टली सिमेट्रिक तब बोलते हैं जब इसमें लोन पेयर ना हो और साइड आइटम्स कैसे हो, सेम हो, साइड आइटम्स आर सेम सेम। अच्छा, सिर्फ किसको छोड़ के, एक कंडीशन हमारे पास है, एक्सेप्ट स्क्वायर पिरामिड, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड में एक तो पार्ट आपका ऊपर होगा तो वहां से परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं क्रिएट हो पाएगी, स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास रहता है एक रिलेशन। इसके बाद देखिए, अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अगर हमारे पास सभी ग्रुप्स, इफ इंजीनियरिंग में लगे हुए सभी ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कह लो या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर सभी के सभी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हैं या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर के हैं, तो हमारे पास जो डायपोल मोमेंट होगा वो इस तरीके से होगा, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, और अगर अपोजिंग नेचर के हैं, इफ ऑफ अपोजिंग नेचर, अपोजिंग नेचर के केस में म्यू पैरा ज्यादा होगा। देखो मेटा दोनों में बीच में ही आ रहा है, बस पैरा और ऑर्थो की पोजीशन चेंज करनी है। सभी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो तो हम ये वाला रेशो अप्लाई करेंगे, और अगर अपोजिंग नेचर के हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या फिर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो उस केस में हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा ये सिंगल सिंगल के लिए अप्लाई हो रहा है, यानी कि डबल डबल के लिए, डबल के लिए हम लोग आगे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। मान लीजिए एग्जाम्पल आपके पास ये दे रखा है, यहाँ लगा है फ्लोरीन, तो यहाँ लगा है फ्लोरीन। आपको पता है, आप यहाँ पर देखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव और फ्लोरीन इज ग्रेटर देन Cl, तो हम लोग ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो इसको मान लीजिए ए मान लेते हैं, इसको बी मान लीजिए, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कहेंगे कि म्यू ए जो है ग्रेटर देन होगा म्यू बी, और ये आपका हो जाएगा गलत। इसको और डिटेल में कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको यहाँ पर मैंने लिखा, ये लगा है फ्लोरीन, फ्लोरीन की ऑर्बिटल को मैंने इस तरीके से शो कर दिया। इसी तरीके से मैंने देखा क्लोरीन, इसको इस तरीके से शो कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कार्बन है, कार्बन के पास 2p ऑर्बिटल है, और यहाँ पर भी आपकी 2p ऑर्बिटल है। यहाँ देखिए 3p और यहाँ पर क्या है, 2p है। हमें पता है 2p का ओवरलैप बहुत अच्छा होगा, तो यहाँ पर बाइक बॉन्डिंग के चांसेस हो सकते हैं। अगर यहाँ बैक बॉन्डिंग के चांसेस होंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड करेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इस मॉलिक्यूल की मैं बात करूँ तो सी इस तरीके से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर जब आ जाएगा तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ आप लिखेंगे सी एफ की जो बॉन्ड लेंथ है इस तरीके से आ जाएगी। तीसरे की तो वैसे ही बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इसके हिसाब से हम लोग ये देखेंगे, जो बी है, बी का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। इसको हम लोग समझेंगे कैसे, इसका हम डायरेक्ट याद करने का रीजन है, या फिर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। अगर सिर्फ एक हेलोजन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, हमेशा हम उसकी बॉन्ड लेंथ को कंसीडर करते हैं। एक से ज्यादा है तो उसके हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक था। ठीक है, तो सी एफ यहाँ पर देखिए एक क्लोरीन लगा, एक क्लोरीन लगा, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ देखेंगे, बॉन्ड लेंथ किससे ज्यादा है, CCl की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसलिए
यहाँ पर बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर डोमिनेटिंग करेगा और उसके हिसाब से हम लोग बी, जो डायपोल मोमेंट है वो बी का ज्यादा होगा ए के कंपेरिजन में, ठीक है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है CH3F और इधर रखा है CH3Cl। अब मैंने क्या बताया था आपको, जब तक एक हाइड्रोजन रहेंगे आपके पास तो एक हाइड्रोजन के लिए बॉन्ड लेंथ डोमिनेट करेगा। यहाँ पर लिखेंगे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा, क्योंकि CCl का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा CF के बॉन्ड लेंथ से, इसलिए जो डायपोल मोमेंट है CCl का, CH3Cl का, ये ज्यादा होगा किसके कंपेरिजन में, CH3F के कंपेरिजन में, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल को लेते हैं CH2F2 और दूसरा लेते हैं CH2Cl2। अब यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है ये किससे ज्यादा है, ये 1 से ज्यादा है। तो यहाँ पर डोमिनेट क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट्स। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट्स करेगी इसका मतलब चार्ज का जो चार्ज है ना, चार्ज डेवलपमेंट होगा वो फैक्टर डोमिनेट करेगा। उस केस में हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से ज्यादा, सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, देयरफॉर डायपोल मोमेंट ऑफ फ्लोरीन पार्ट इज इक्वल टू ग्रेटर देन डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरीन पार्ट। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आई होगी। इसके बाद भी हम लोग नया टॉपिक देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्सनल मॉलिक्यूल्स। फ्लक्सियोनल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फ्लक्सियोनल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्टीरियोकेमिकल रिजिड नहीं होते हैं, स्टीरियोकेमिकली नॉन रिजिड होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें मॉलिक्यूल का इन्वर्जन होता है, मॉलिक्यूलर इन्वर्जन, यानी कि उनकी जो शेप है वो चेंज होती है, ज्योमेट्री चेंज होती है, ठीक है। और आफ्टर कन्वर्जन जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो केमिकली इक्विवेलेंट रहते हैं, ठीक है। आफ्टर कन्वर्जन दे आर केमिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देखेंगे, जैसे हमारे पास NH3 होता है अमोनिया। अभी अमोनिया का हम शेप देखेंगे तो ये पिरामिडल शेप होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो अगर किसी तरीके से ये लोन पेयर अगर प्योर पी ऑर्बिटल में शिफ्ट कर जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से बन जाएगा, N, ये H और ये H। यहाँ पर देखिए अगर ये लोन पेयर प्योर पी ऑर्बिटल में एंटर कर जाए, प्योर पी ऑर्बिटल, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 से sp2 में आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, इन्वर्ट, फिर ये इन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से, H, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर इन्वर्जन, ठीक है। तो इन्वर्जन हो किसके हिसाब से रहा है, इसको हम लोग देखेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के हिसाब से। तो ये आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है इस तरीके से, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा ऐसा, हाँ अच्छा, हाँ इनकी एनर्जी आपको सेम बनानी है, नहीं तो फिर स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो फिर हो ज़्यादा टाइम। इस तरीके से लगभग लगभग है ना, दोनों की लगभग जो एनर्जी है वो सेम। अब देखिए जो ये तो आपकी एनर्जी रहती है यहाँ पर, ये होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट RC मैंने लिख दिया इस तरफ। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्योंकि इन्वर्ट कर दिया गया है तो ये पॉइंट आपका बनेगा, ये हो चुका है इन्वर्जन। और ये पॉइंट हमारा बनेगा H, H, ये वाला तो हमारे पास है पिरामिडल शेप, ठीक है। अब जो इन्वर्जन है वो हो किसके हिसाब से रहा है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ जो रिलेशन आपका बनता है वो ये बनता है कि एस कैरेक्टर जो होता है, एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है EA टू कन्वर्ट टू P, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अगर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो उतना ही इलेक्ट्रॉन को पुश करने, पी ऑर्बिटल पुश करने के लिए उतनी मेहनत लगेगी। अगर मैं यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए मैंने NH3 लिया, PS3 लिया, ASH3 लिया, SbS3 लिया और BIS3 लिया। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अगर हम इनका एस कैरेक्टर के हिसाब से इनका अगर हम ऑर्डर लगाएंगे, सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर किसमें होता है, BIS3 में, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। फिर इसका होता है SbS3 में, फिर ASH3 में, और फिर PS3 में, और सबसे कम होता है NH3 में। तो अगर इनका रेट ऑफ इन्वर्जन देखेंगे तो सबसे ज्यादा इन्वर्जन क्या होगा, हमें पता है कि जो एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी के, पी को कन्वर्ट करने के लिए एक्टिवेशन की एनर्जी जो है रेट ऑफ रिएक्शन के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा रेट ऑफ इन्वर्जन किसका ज्यादा होगा, NH3 का, फिर PS3 का, फिर ASH3 का, फिर SbS3 का, और फिर BIS3 का। आई होप आपको यहाँ तक ये चीजें समझ में आई होंगी।
मान लीजिए इसी तरीके से हम लोग एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपके पास है, ये एन लिखा है, यहाँ एफ है, ये एफ है, ये एफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एन लिखा है, ये बी आर है, ये बी आर है और ये बी आर, और ये भी एन लिखा हुआ है आपके पास, सी एस थ्री, सी एस थ्री, सी एस थ्री, सी एल, सी एल, सी एल। ठीक है, अब इस चीज को देखो किसके बेसिस पर आप समझ सकते हो। यहाँ पर हम लोग बैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। बैंड रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखेंगे, आपको ये पता है, सबसे पहले तो हम इनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी के सभी कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हैं। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो बैंड रूल के अकॉर्डिंग जो एस करेक्टर है वो कहाँ की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो वो इन बॉन्ड्स में ज्यादा प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम इन बॉन्ड्स के हिसाब से देखें तो लोअर पेयर करेक्टर्स में सबसे ज्यादा होगा। अगर यहाँ पर लोअर पेयर करेक्टर सबसे ज्यादा होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हुआ है, ए, फिर आपके पास आएगा डी, फिर आएगा बी, और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑर्डर का है तो आपके पास आएगा सी। इन्वर्जन का रेट क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, क्या आ जाएगा, ए, डी, बी और ये सी। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका जो इसमें रिलेशन रहता है, एक स्टेरिक इफेक्टर का भी रोल रहता है। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया, यहाँ पर मैंने डोन पेयर अटैच किए, ये आपका आ गया सी एस थ्री, ये भी आपका आ गया सी एस थ्री, ये आपका आ गया सी एस थ्री, फिर मैंने एन लगाया, यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल बना हुआ है, यहाँ पर लगा लोन पेयर कुछ इस तरीके से। तो जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा मॉलिक्यूल्स में, जितना ज़्यादा स्टेरिक प्रॉपर्टी आएगी, तो वो उतना ही उसके रिलीज के हिसाब से उतना ही मॉलिक्यूल में स्ट्रेन डेवलप होगा। तो स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए वो उसमें इन्वर्ट होना चाहेगा। ठीक है, यहाँ अगर हम ध्यान से देखें सबसे ज़्यादा इसको अगर मैं नेमिंग कर दूँ डी बी सी ए, तो यहाँ से ध्यान से देखने में लग रहा है, यहाँ इसके कंपैरिजन देखिए, इधर देखिए सबसे ज़्यादा जो स्टेरिक फैक्टर किसमें ज़्यादा है, इस डी वाले कंपाउंड में ज़्यादा है। उसका रेट ऑफ इन्वर्जन की हम बात करें, रेट ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन का जो रेट है सबसे ज़्यादा किसमें होगा, डी में, फिर बी में, फिर सी में और फिर ए में। तो स्टेरिकली हम लोग इसको जज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स होते हैं जिनको आप इसके बेसिस पर भी आंसर कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो फ्लेक्सिबल बिहेवियर होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, जितने भी स्पीसीज ऐसी हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 5 होगा, 7 होगा या फिर 8 होगा, वो सभी के सभी फ्लेक्सिबल बिहेवियर को शो करेंगे। फ्लेक्सिबल बिहेवियर, ठीक है, और ये तो हमारे यहाँ से बेस्ड होंगे। इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आप लोगों ने पहले से पढ़ भी रखी होगी कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को जानने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हम लोग को जानना होता है कि O2 टाइप होता है या बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है, तो कहाँ पर किस तरीके से बात करेंगे। तो अगर हमारे पास स्पीसीज ऐसी है जिसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट जो है 14 से ज़्यादा है, तो 14 से ज़्यादा में मिक्सिंग नहीं होती है, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग नहीं होती है। तो अगर मिक्सिंग नहीं होती तो ऑर्डर क्या रहेगा आपका, सिग्मा वन एस, सिग्मा वन एस एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा टू एस, सिग्मा टू एस एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास आएगा सिग्मा टू पी जेड, रहेगा पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई, फिर यहाँ पर आ जाएगा पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये तब होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन काउंट जो होगा 14 से ज़्यादा होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन काउंट ज़्यादा होगा तो उसका साइज भी बड़ा होगा, तो वहाँ पर जो मिक्सिंग ऑर्बिटल्स की नहीं होगी, तो सीधे सीधे ऑर्डर आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन काउंट हमारे पास, आप ये लिख सकते हैं, या तो लेस देन या फिर इसके इक्वल है, तो हमारे पास ऑर्डर क्या रहेगा, सिग्मा वन एस, सिग्मा वन एस एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा टू एस, सिग्मा टू एस एंटी बॉन्डिंग। सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ये वाले पार्ट। तो आपके पास आ जाएगा पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई जेड। ठीक है, और यहाँ आप लिखेंगे इसको, आ जाएगा पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, और ये सिग्मा स्टार टू पी जेड। ठीक है, तो जो चेंज आएगा वो सिर्फ इसमें ही आएगा, इन दोनों, ये दोनों ऑर्बिटल जो है यही दोनों इंटरचेंज करेंगे, बाकी सब एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। इसकी बेसिस पर जो भी क्वेश्चन है आपको आप आंसर कर सकते हैं खुद से ही। अगर कोई भी डाउट इसमें रहता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो अभी अभी के लिए आपका जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है।
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए। गुड बाय।